डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। आज हम बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई 4th 4 के अंतर्गत भारत की विदेश नीति 1947 से लेकर 1977 तक के कार्यकाल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि भारत की विदेश नीति का स्वतंत्रता के पश्चात जो दृष्टिकोण है उसका स्वतंत्र रहा है और गुटनिरपेक्षता पर आधारित रहा है। भारतीय विदेश नीति के जो उद्देश्य थे वो थे विश्व में शांति स्थापित करना, युद्ध की संभावनाओं को टालना, विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा करना, जाति भेद, रंग भेद और साम्राज्यवाद का विरोध करना और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। भारत की विदेश नीति का निरंतर विकास हुआ है। यह एक गतिहीन विदेश नीति न होकर गतिशील विदेश नीति है। जैसे जैसे भारत के राष्ट्रीय हितों में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन आता गया, उसी के अनुसार विदेश नीति का स्वरूप भी बदलता रहा। भारत के विदेश नीति के जो विभिन्न चरण हैं उनका इस लेक्चर में, वीडियो में उसका अध्ययन किया जाएगा। भारतीय विदेश नीति नेहरू युग। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार माना जा सकता है, और वे न केवल स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अपितु 17 वर्षों तक विदेश मंत्री रहे। वे अंतर्राष्ट्रीयता और अखिल एशियावाद के समर्थक थे। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासीवाद के विरोधी थे। नेहरू के संदर्भ में नेहरू की जीवनी लेखक माइकल ब्रेशर ने लिखा है कि नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज़ थे। वे शेष दुनिया के साथ अपने देश की नीति के दार्शनिक, निर्माता और यंत्री थे। अन्य किसी देश में कोई व्यक्ति विदेश नीति के निर्माण में इतनी प्रभावक भूमिका अदा नहीं करता जितनी नेहरू भारत में करते हैं। कि माइकल ब्रेशर ने कहा है। उनकी पुस्तक का नाम है नेहरू ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, जो कि 1959 में प्रकाशित हुई थी। नेहरू युग में भारतीय विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। भारत और राष्ट्रमंडल। नेहरू ने विदेश नीति के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। नेहरू ये जानते थे कि आर्थिक दृष्टि से भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के देशों पर निर्भर है। इस हालत में एकाएक राष्ट्रमंडल से संबंध विच्छेद कर लेने में कठिनाई थी। सैनिक दृष्टि से भी भारत पूर्णतः ब्रिटेन पर आश्रित था। अपनी विस्तृत समुद्र तटीय सीमा की रक्षा के लिए भारत ब्रिटेन की नौसेना पर आश्रित था। इसलिए भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। गुटनिरपेक्षता या असंलग्नता। नेहरू ने भारत के लिए जिस नीति का प्रतिपादन किया वो थी गुटनिरपेक्षता की नीति। एशिया और अफ्रीका में बहुत से लोग नेहरू और उसकी सरकार को शोषित मानवता का प्रवक्ता मानते थे और राजनीतिक पराधीनता एवं उपनिवेशवाद के विरुद्ध जारी संघर्ष में उनसे नैतिक और भौतिक समर्थन की अपेक्षा करते थे।
नेहरू के अनुसार गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं था। यह एक सकारात्मक विदेश नीति थी जिसका अर्थ था शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहना तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, चाहे वे राष्ट्र गुटबद्ध हों या गुटनिरपेक्ष हों। महाशक्ति का सपना। नेहरू भारत को एक महान भविष्य अथवा महान स्थिति का राष्ट्र मानते थे। उन्हें विदित था कि एशिया के मानचित्र पर भारत जिस प्रकार व्यवस्थित है उसमें उसकी स्थिति, शक्ति एवं प्रभाव क्षमता स्वयं सिद्ध है। यह एक बहुत बड़ी राजनीतिक इकाई है। अतः नेहरू भारत को महाशक्ति के रूप में देखना चाहते थे। पंचशील। नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस कारण उन्हें आदर्शवादी कहा जाता था, किंतु वस्तुतः ये उनके यथार्थवादी कूटनीतिक चाल थी। वे चीन को पंचशील सिद्धांतों में उलझाए रखना चाहते थे ताकि कोई बड़ा संघर्ष टाला जा सके। पंचशील का समझौता उन्होंने चीन के साथ 1954 में चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के मध्य हुआ था। अब नेहरू एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों की एकता के प्रबल समर्थक थे। एशियाई राष्ट्रों की एकता बनाए रखने के लिए उनकी पहल पर मार्च 1947 में नई दिल्ली में एक एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरा सम्मेलन इंडोनेशिया के प्रश्न पर जनवरी 1949 में दिल्ली में आयोजित किया गया। नेहरू ने 1955 के बांडुंग सम्मेलन में भाग लिया और वे चाहते थे कि इस सम्मेलन के द्वारा एशियाई देशों के बीच सहयोग और मित्रता की भावना को और मजबूत किया जाए। भारत चीन युद्ध। जब भारत चीन युद्ध शुरू हुआ तो देश के कई भागों में इस बात की मांग होने लगी कि गुटनिरपेक्षता की नीति पूर्णतः असफल हो चुकी है और देश के हित में इसका जल्द से जल्द परित्याग होना चाहिए। परंतु 20 अक्टूबर 1962 को रेडियो से राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करता रहेगा। इसके बाद चीन तथा भारत के युद्ध जारी रहा और युद्ध की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। इस हालत में भारत सरकार ने पश्चिमी राष्ट्रों से सैनिक सहायता के लिए अपील की। अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत को सहायता देने का निर्णय किया और इन देशों से बड़ी मात्रा में शस्त्रास्त्र भारत पहुंचाए गए। नेहरू ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लिया कि भारत अपनी रक्षा के लिए सभी मित्र राष्ट्रों से सहायता लेगा, लेकिन गुटनिरपेक्षता की नीति का परित्याग नहीं करेगा। गोवा का अधिकार। पंडित नेहरू के जीवन काल में गोवा के प्रश्न पर भारत ने शक्ति का प्रयोग किया और पुर्तगाली अत्याचारों से गोवा को मुक्ति दिलाई। संक्षिप्त में नेहरू की विदेश नीति की दो विशेषताएं उभर के आती हैं: विश्व शांति की स्थापना के लिए प्रयत्न करना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के स्वतंत्र दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करना। भारतीय विदेश नीति शास्त्री युग। नेहरू के निधन के उपरांत श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने और नेहरू ने जो आदर्शवाद की विदेश नीति अपनाई थी उसके स्थान पर शास्त्री ने राष्ट्र हित की दृष्टि से यथार्थवादी नीतियां अपनाई। शास्त्री के समय विदेश नीति की दृष्टि से मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं: पड़ोसी देशों के प्रति मधुर व्यवहार। लाल बहादुर शास्त्री ने विदेश नीति में यह परिवर्तन किया कि भारत को पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने चाहिए। शास्त्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर विशेष ध्यान दिया। भारत पाक युद्ध 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। शास्त्री के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया।
इस युद्ध में पाकिस्तान की वायु और टैंक शक्ति तहस नहस कर दी गई, जबकि भारत की क्षति अपेक्षाकृत बहुत कम हुई। ताशकंद समझौता। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के कारण दोनों देशों के मध्य युद्ध विराम की घोषणा की गई। सोवियत संघ ने प्रस्ताव रखा कि शास्त्री और आयूब खां ताशकंद में मिलें। कोसिजन चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान युद्ध त्याग दें और कश्मीर समस्या तथा अन्य मामलों पर शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करके समझौता कर लें। 10 जनवरी 1966 को कोसिजिन के प्रयास से भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौतों की शर्तों के अनुसार दोनों देशों ने युद्ध पूर्व की सीमा रेखा पर लौटना स्वीकार किया तथा भविष्य में अपने संबंधों को मित्रता और सहयोग के आधार पर विकसित करने का निश्चय किया। भारतीय विदेश नीति इंदिरा युग 1966 से 1977। विदेश नीति की दृष्टि से श्रीमती गांधी के कार्यकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला कार्यकाल 1966 से लेकर के 1977 तक तथा दूसरा कार्यकाल जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक। उनकी विदेश नीति के प्रमुख क्षेत्र थे दक्षिणी पूर्वी एशिया, अरब, इजराइल, हिमालय में नेपाल और भूटान, हिंद महासागर, भारत, पाक, चीन का त्रिभुज और अणुबम। श्रीमती गांधी की विदेश नीति की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं। पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। एशिया में अपनी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण नेताओं के एक दूसरे के द्वारा पारस्परिक हितों के मामलों पर विचार विमर्श करके और द्विपक्षीय बातचीत द्वारा आपसी समस्याओं को सुलझाकर अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बर्मा आदि अपने अत्यंत निकट के पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ और महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए। मार्च 1967 में बर्मा के साथ समझौता किया और जून 1974 में श्रीलंका के साथ पाक जलडमरू मध्य के पानी के विभाजन के बारे में एक समझौता हुआ, जिससे कच्छ टीओ का मसला भी शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ गया। उपमहाद्वीप। जहाँ तक हमारे निकटतम पड़ोसी पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों का सवाल है, इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी के समय 1971 का जो युद्ध था उसमें भारत को गौरवपूर्ण विजय प्राप्त हुई और जुलाई 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1974 में दोनों देशों ने 1971 के युद्ध के पहले एक दूसरे के बंदी बनाकर रखे हुए अपने नागरिकों को वापस भेज देना स्वीकार किया। 1974 में डाक और तार के संचार संबंध स्थापित करने में एक समझौता हुआ और एक और व्यापार समझौता हुआ। 1975 में जहाजरानी समझौता हुआ। बांग्लादेश के साथ घनिष्ठ संबंध, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए गए। मार्च 1972 में तत्कालीन ढाका सरकार के साथ शांति, मैत्री और सहयोग की एक 25 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। एशियाई संबंध। भारत ने समानता और आपसी हित के आधार पर दक्षिणी पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ मैत्री और सहयोग का हाथ बढ़ाया। उसने आसियान के तत्वाधान में इस क्षेत्र के देशों के बीच प्रादेशिक सहयोग का स्वागत किया और दक्षिणी पूर्वी एशिया को शांति, स्वाधीनता और तटस्थता के एक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की उनकी भावना का समर्थन किया। अफ्रीका। भारत की जाति भेद और उपनिवेशवाद विरोधी नीति और अफ्रीकी देशों के स्वाधीनता आंदोलन के समर्थन के कारण उसका अफ्रीकी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। भारत ने कई अफ्रीकी देशों के साथ तकनीकी, आर्थिक और व्यापारिक करार भी किए। गुटनिरपेक्षता।
10 वर्ष की इस अवधि में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को और अधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। भारत ने 1964, 1970, 1973 में अल्जीरिया से हुए, जिसमें प्रत्येक गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया और भारत ने प्रयास किया कि गुटनिरपेक्ष देशों की एकता और पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया जाए। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप। भारत और सोवियत संघ के संबंधों की विशेष बात यह है कि 1971 में सोवियत संघ और भारत के बीच शांति, मैत्री और सहयोग के बारे में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि से भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिरता और शांति स्थापित होने में बड़ी मदद मिली। भारत ने पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के सहयोग में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। चेकोस्लोवाकिया के साथ 1966 में, बल्गारिया और हंगरी के साथ 1973 में, रोमानिया और जर्मन प्रजातंत्रीय गणराज्य के साथ 1974 में एक संयुक्त कमीशन की स्थापना हुई। अमेरिका। श्रीमती गांधी ने अमेरिका के प्रति अपनी नीति में कभी भी भ्रांतियों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाभिमान को कभी भी आंच नहीं आने दी। श्रीमती गांधी अपने शांतिपूर्ण दृष्टिकोण के कारण उत्तर वियतनाम पर अमेरिकी बम वर्षा बंद कर देने एवं शांति स्थापना के लिए रचनात्मक कार्य किए जाने की इच्छुक थी। श्रीमती गांधी ने हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा परमाणु अड्डा कायम करने के निर्णय की निंदा की और उसे विश्व शांति के लिए खतरा बताया। चीन। भारत निरंतर इस नीति पर अमल कर रहा है कि चीन के साथ संबंध अच्छे बनाए जाएं। 1976 में पीकिंग में भारतीय राजदूत की नियुक्ति भारत और चीन के संबंधों की दुनिया में एक नई शुरुआत थी। यद्यपि इंदिरा गांधी को अपने प्रथम कार्यकाल में चीन से संबंध सुधारने की जो आशा थी उसमें सफलता नहीं मिली। किंतु भारत और चीन के बीच न कोई बड़ा संघर्ष हुआ और न ही उन दोनों ने एक दूसरे को अपना शत्रु समझा। इसमें भारत और चीन के मध्य ना तो मधुर संबंध स्थापित हुए और ना ही युद्ध की सी स्थिति बनी। हिंद महासागर क्षेत्र। भारत ने लगातार मांग की कि हिंद महासागर क्षेत्र को बड़े राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा से मुक्त रखना चाहिए, उसे विदेशी अड्डों और परमाणु अस्त्रों से भी अछूता रखना चाहिए। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी देशों द्वारा भारत की इस इच्छा का समर्थन और स्वागत किया गया। आर्थिक सहयोग पर बल। इस दशक में भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक सहयोग पर ज़्यादा से ज़्यादा बल देना। विभिन्न देशों के साथ आर्थिक सहयोग के लिए स्थापित संयुक्त कमीशन, भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रमों का विकास, खासतौर पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के लिए तथा प्रादेशिक अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आर्थिक सहयोग का समर्थन था। परमाणु विस्फोट। श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में 18 मई 1974 को भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया और विश्व राजनीति में भारत को एक महाशक्ति के रूप में खड़ा कर दिया। ये श्रीमती इंदिरा गांधी की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा सकती है। यदि विदेश नीति का इंदिरा युग में हम विश्लेषण करते हैं तो भारतीय विदेश नीति आदर्श और यथार्थ के संयोजन से युक्त हो गई, जिसमें न केवल आदर्शवाद अपितु यथार्थवाद को भी समाहित किया गया, क्योंकि राष्ट्रहितों की पूर्ति केवल आदर्शवाद से नहीं हो सकती, उसके लिए यथार्थवादी विदेश नीति की भी आवश्यकता होती है। विदेश नीति का राष्ट्रीय शक्ति से तालमेल किया गया और इसमें विशेषज्ञों
पर भी महत्वपूर्ण जोर दिया गया कि जो थिंक टैंक होते हैं, विदेश नीति के जानकार होते हैं, उनका भी इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण सहयोग लिया था, उनका इस्तेमाल किया था, जिसमें प्रमुख रूप से डी.पी. धर, पार्थ शास्त्री, पी.एन. अक्सर जैसे कूटनीतिज्ञ प्रमुख विशेषज्ञ माने जा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।